चलिए, थैंक यू। अच्छा, कितने लोगों ने कल वाला टेस्ट अटेंड किया है, एक बार हमको मैसेज करिए तो। कितने लोगों ने कल वाला टेस्ट जो, सॉरी, आज वाला जो टेस्ट था, सुबह जो लिंक दिया गया था, कितने लोगों ने अटेंड किया? देवेन ने अटेंड किया, बाकी लोग? अटेंडेंट लिपन, वेरी गुड। आकाश, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए अच्छी बात है कि आप लोग अटेंड किए। वेरी गुड मंजीत जी। अच्छा, हमारा जो अच्छा, शुभेंदु जी अभी अटेंड कर लीजिएगा आप। देखिए, हमारा स्ट्रेटेजी जो रहेगा अभी फ़िलहाल, तो मैं एक आपका लिस्ट, ये हम एक रिवीजन के लिए किए हुए हैं। अभी तक तो लिस्ट अलग से मान लीजिए, अभी हम कुछ दे नहीं रहे हैं आपको। आपको एक एक दिन में कितना पढ़ना है उसी के ऊपर टारगेट फिक्स करिए। एक बार में पूरा अगर आप ले लीजिएगा तो आपके दिमाग में केमिकल लोचा हो जाएगा, ठीक है। और सिलेबस को भी बहुत बड़ा ही लगेगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा ही है ना। तो इसलिए आप एक दिन का टारगेट सेट करिए और टारगेट करिए कि जितना आपने उस दिन में टारगेट किया उतना एटलीस्ट आप कंप्लीट कर ले, ठीक है। चाहे आपको कैसे भी करना पड़े। अब आप अगर ऑफिस करते हैं तो ये कभी भी संभव नहीं है कि आप एक दिन में 3 टॉपिक 4 टॉपिक आप कंप्लीट कर पाइएगा, ठीक है। बहुत सारा जगह पे कुछ लोग हैं जो पुराना टॉपिक कुछ पढ़े नहीं है, तो उनको तो और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। अब बात एक और है कि अभी मान लीजिए जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्रेफर करिए कि मेरा वीडियो देखने से पहले आप, अगर बेस्ट रहेगा कि आप डायरेक्ट एक बार खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो कभी देखते भी हैं तो स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, मिनिमम स्पीड में मत रखिए, है ना। क्योंकि नॉर्मल स्पीड में मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, तो उतना स्लो अगर वॉइस सुनाई दे रहा है मेरा? मंजीत जी तो बोल रहे हैं कि इशू है, बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए सुनाई दे रहा है ना। तो ये बात मेरा आप ध्यान में रखिए कि अगर आप वीडियो कभी देखते भी हैं तो स्पीड उसका बढ़ा लीजिएगा। आप मिनिमम मैंने 1 में उसको नहीं रखिए, एटलीस्ट 1.5 में जाइएगा, तो जाके आपका हो सकता है सही से काम करेगा और टाइम भी बचेगा, ठीक है। पर जितना हम टॉपिक आपको दे रहे हैं रोज, डे टू डे, आज से लेके मैंने कल हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो जैसे देखिए कल हम लोग देखे थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जीएफआर देखे थे, वॉल्यूम 3 देखे थे। तो आज के लिए मैं 3 टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। आईटी एक्ट आपको रिवाइज करना है, आरटीआई रिवाइज करना है, और आपका कंडक्ट रूल जो है उसको आपको रिवाइज करना है। तो ये 3 जब आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसके साथ आपको एक और मैटर दिया गया कि ओल्ड टॉपिक ऑफ 31/8/2024। तो 31/8/2024 में पीएमएलए के लिए एक सेपरेट लिंक भी मैं दे रहा हूँ देवेन जी। एक्चुअली वो जो लिंक ऑलरेडी जीएफआर, और उसी में मेरा 10 क्वेश्चन ही हम पीएमएलए से दिए हुए थे, बट मैं पीएमएलए का एक सेपरेट लिंक मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 40-35 क्वेश्चन के आसपास मैं बनाया हुआ हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैं आपका उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो मोटा मोटी कल तक आपको पीएमएलए का एक सेपरेट टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे पूरा पीएमएलए कवर रहेगा। लास्ट क्लास में पीएमएलए का थोड़ा सा कम था, क्योंकि 300 मतलब 300 मार्क्स से ज़्यादा हम लेना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उसको वहीं पे हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। 1 मिनट प्लीज़ वेट करिए, पावर इलेक्ट्रिसिटी आ चुका है तो मैं अभी वाईफाई में शिफ्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो रोज हम लोगों का 3 टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका जो पुराना टॉपिक है उसको भी आपको पढ़ना है। सबसे ज़्यादा लड़का लोगों को दिक्कत कहाँ पे होता है, हम लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं और भूलते उससे ज़्यादा है ना। जितना हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम भूलते हैं। तो हमारा काम ये है कि पढ़ते रहना है, और पुराना चीज़ जो है उसको भूलना भी नहीं है। आप अगर भूल गए तो वहीं पे काम खत्म हो गया, है ना। जिस कारण से, 1 मिनट प्लीज वेट करिए। जिस कारण से हम लोगों को क्या करना है, जैसे कल आप 3 टॉपिक पढ़े थे,
तो आज के लिए जो 3 टॉपिक है इसको तो पढ़ना है, बट कल का जो 3 टॉपिक है उसको भी आपको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। और ये वाला लिंक जो मैं एग्ज़ाम का दिया हूँ, ये लिंक आपका रहेगा, मैं लिंक को हटाऊंगा नहीं, उसको लेके डरना नहीं है, ठीक है। ये लिंक रह जाएगा। आज एक बार आप दोबारा उस टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा कल वाला, और फिर से एक बार टेस्ट अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। जो प्रीवियस डे में जो टेस्ट दिए थे उसको एक दोबारा भी अटेंड कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा और जो चीज़ आप भूल चुके हैं वो आपका एक बार में कवर अप भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरीके से हम लोगों को करना है। अब देखिए, आज आप पिछले दिन जो पढ़ा हुआ था, आज पढ़ने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप कल अच्छे से जीएफआर पीएमएलए आप पढ़े हुए हैं, तो आज जब उसको पढ़िएगा ना, तो मैक्सिमम 1 घंटा आपका टाइम लगेगा, 2 घंटा टाइम लगेगा, उसके भीतर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 1 से 2 घंटा टाइम रखिए पुराना दिन का जो है उसको रिवाइज करने के लिए। बाकी 8-10 घंटा एटलीस्ट, या फिर उससे ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा आप टारगेट करिए जो नया टॉपिक है उसके लिए रखने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज वाला क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेंशन रूल हमारा डिस्कस हो रहा था, और लास्ट क्लास में हम लोग फैमिली पेंशन तक आए हुए थे, है ना। चलिए फटाफट से क्विक रिवीजन, कुछ रूल नंबर जो पूछा जाता है। बताइए, नॉमिनेशन के बारे में कौन सा रूल में बताया गया था? नॉमिनेशन के बारे में देवेन, एक्टिव, ये लक्ष्मी जी, महेश, वेरी गुड, बिल्कुल रूल नंबर 46 में बताया गया था। अच्छा बताइए, इनवैलिड पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया था? इनवैलिड पेंशन 39 पे बताया गया था। रिटायरिंग पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया था? रिटायरिंग पेंशन आपका 34 में बताया गया था, वेरी गुड। रिटायरिंग पेंशन जो है 34 में बताया गया था। चलिए, अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट जो नोटिस देता था उसके बारे में कहाँ पे बताया गया था? गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस, गवर्नमेंट सर्वेंट नोटिस देता था 43 में, गवर्नमेंट सर्वेंट को नोटिस दिया जाता था 42 में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले नोटिस गवर्नमेंट देता है, बाद में नोटिस गवर्नमेंट सर्वेंट देता है ना। जो जिसका ज़्यादा अधिकार है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उनका ज़्यादा अधिकार है, इसलिए पहले मौका उनको दिया गया था 42 में। फिर बोला गया कि नहीं, अब आपका गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो भी नोटिस दे सकता है, जिसके बारे में 43 में बताया गया था। अमाउंट ऑफ पेंशन कैसे कैलकुलेट करना है, कौन से रूल में बताया गया? अमाउंट ऑफ पेंशन कैसे कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ पेंशन 44 में बताया गया। 45 किसने बोला? देवेन जी, 44 में बताया गया, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी जो है ये किसको कहाँ पे बताया गया? रिटायरमेंट डेथ ग्रेचुइटी ये आपका 45 में बताया गया है ना। चलिए, रेसिड्यूअल ग्रेचुइटी क्या है हम लोग देखे थे, नॉमिनेशन क्या था हम लोग देखे थे। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैमिली पेंशन के बारे में, जो आपका कहाँ पे बताया गया? हाँ, फैमिली पेंशन के बारे में 45 के फैमिली पेंशन के बारे में बिल्कुल 50 में बताया गया था, है ना। अच्छा बताइए, नॉर्मल केसेस में फैमिली पेंशन कितना परसेंट होता है? नॉर्मल केस में फैमिली पेंशन कितना परसेंट हम लोग देखे थे? नॉर्मल केसेस में कितना था? 30% था, है ना। नॉर्मल केसेस में कितना था? 30% था। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि फैमिली पेंशन शैल बी डिटरमाइंड एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% ऑफ बेसिक पे, सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹9,000 पर मेंसम एंड मैक्सिमम ₹75,000, है ना। मैक्सिमम कितना है? 75,000। और इनहेंस्ड फैमिली पेंशन जो था वो हम लोग देखे थे अप टू 7 ईयर्स और 67 ईयर्स, है ना। या फिर आपका अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है वाइल इन सर्विस, तो फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स उस केस में मिलता है इनहेंस्ड फैमिली पेंशन, जो मिलता है एट द रेट ऑफ 50%, ठीक है। अच्छा बताइए, इनहेंस्ड फैमिली पेंशन अगर किसी को मिलता है तो मैक्सिमम कितना फैमिली पेंशन उसके फैमिली को मिल सकता है? इनहेंस्ड रेट में मिल रहा है तो मैक्सिमम कितना फैमिली पेंशन उसके फैमिली को मिल सकता है? फटाफट से जवाब दीजिए। 1,25,000, वेरी गुड। 1,25,000 जो है मैक्सिमम आपका मिल सकता है, बहुत बढ़िया।
ठीक है। अच्छा, एडिशनल फैमिली पेंशन जो है कितने साल का एज होने के बाद एडिशनल पेंशन मिलता है? 80, है ना। 80 जब क्रॉस कर जाएगा उसके बाद जाके मिल सकता है। अच्छा, किसी का जन्मदिन है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1940, कब से उसको एडिशनल फैमिली पेंशन मिलना शुरू होगा? एडिशनल फैमिली पेंशन 1 अप्रैल 1940 में था, तो 1 अप्रैल 2022 कहाँ से होगा? 80 कहाँ से? 80 के लिए आपको ऐड करना होगा ना, 80 40 के साथ 80 ऐड कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। तो अप्रैल महीने का कभी भी हो 1 अप्रैल से आ जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आज के क्लास में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फैमिली पेंशन में जो फैमिली है उस फैमिली को, अच्छा फैमिली को कहाँ पे डिफाइन किया था? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फैमिली को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, बताइए तो फटाफट से। किसको याद है फैमिली को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ था? फोर्टी फाइव के 6 में। चलिए बाकी लोग बताइए, सही बोला गलत बोला? बिल्कुल, 45 के क्लॉज 6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका रूल 3 भी दे देगा, क्योंकि रूल 3 में यहाँ पे आपका डेफिनेशन बताया गया है, तो ऑप्शन में आपका रूल 3 भी दे देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग फटाफट से। फैमिली पेंशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, फैमिली पेंशन कौन सा चैप्टर में बताया गया बताइए तो? फैमिली पेंशन के बारे में कौन सा चैप्टर में बताया गया? फैमिली पेंशन के बारे में कौन सा चैप्टर में बताया गया? चैप्टर लिपन, बाकी लोग बताइए। चैप्टर 9 में नहीं है देवेंद्र जी, ये चैप्टर 8 में है। ठीक है, चैप्टर 8 में आपका फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया। चैप्टर 9 में बताया गया डियरनेस रिलीफ के बारे में। ठीक है, चैप्टर 9 में बताया गया डियरनेस रिलीफ के बारे में। फैमिली पेंशन कहाँ पे बताया गया? तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। चैप्टर 8 जो है ये आपका फैमिली पेंशन बताता है। दो रूल इसमें है, रूल 50 और रूल 51। अभी हम लोग आते हैं, ये सारा हम लोग देख लिए थे। हाँ, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। द फैमिली पेंशन शेल बी पेएबल टू द मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर इन फॉलोइंग ऑर्डर। ये प्रेफरेंस दिया गया है, ऑर्डर दिया गया जिस ऑर्डर में फैमिली पेंशन मिल सकता है ना। तो पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? विडो और विडोअर, उनको दिया जाएगा पहला प्रेफरेंस। इसके साथ बोला गया पोस्ट रिटायरल वाइफ, मतलब रिटायरमेंट के बाद किसी ने शादी किया तो भी। दूसरा, जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड, अगर कोई जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड रहता है तो उनको भी फैमिली पेंशन मिलेगा। चिल्ड्रेन जो है उसको मिलेगा। इसके भीतर एडॉप्टेड चिल्ड्रेन, स्टेप चिल्ड्रेन और चिल्ड्रेन बोर्न आफ्टर रिटायरमेंट, ये सारा जो है इसके भीतर इंक्लूडेड है। डिपेंडेंट पेरेंट्स, इसके भीतर एडॉप्टिव या एडॉप्टेड पेरेंट्स भी आप बोल सकते हैं, वो भी आपका इंक्लूडेड है। डिपेंडेंट सिबलिंग्स है, ब्रदर और सिस्टर, है ना, तो ये भी आपका इंक्लूडेड है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे विडो, चिल्ड्रेन, डिपेंडेंट पेरेंट, डिपेंडेंट सिबलिंग है, इसको हम लोग एलेबोरेट करेंगे और देखेंगे इसके भीतर और क्या क्या प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में हम आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है और उनका जो विधवा पत्नी है, या फिर अगर किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है तो उनका जो पति है उनको फैमिली पेंशन मिल सकता है, ये मैंने मिलेगा। अब कंडीशन क्या क्या है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बताया गया। पहला कंडीशन क्या है, बोला जा रहा कब तक मिलेगा, तो बोला जा रहा अप टू द डेट ऑफ डेथ। किसका डेट ऑफ डेथ? तो ये जो विडो थी या फिर जो विडोअर था, इनका जो डेट ऑफ डेथ, मतलब जिस बंदा जो हस्बैंड स्पाउस था उनका जब डेथ हो जाएगा तो वहाँ पे फैमिली पेंशन उनको मिलना खत्म हो जाएगा। या फिर रीमैरिज, अगर उन्होंने दूसरी शादी कर लिया, है ना, अगर स्पाउस जो है उसने दूसरा शादी कर लिया तो ये प्रीवियस जो फैमिली पेंशन मिल रहा था वो आपका खत्म हो जाएगा। तो बोला जा रहा है अप टू द डेट ऑफ डेथ और रीमैरिज विच एवर इज अर्लियर। अब मरने के बाद तो शादी कर ही नहीं सकता, है ना, बट शादी से पहले मतलब शादी से पहले मर सकता है ना। तो आपका डेट ऑफ डेथ जो है, डेट ऑफ डेथ तक
या फिर अगर पहले शादी कर लिया तो वहाँ तक उनको क्या होगा, उनको आपका फैमिली पेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताया गया, देखिए, द एलिजिबिलिटी ऑफ विडो और विडोअर फॉर फैमिली पेंशन shall not be affected by the amount of her or his income from other sources। उनका दूसरे सोर्स से कितना अर्निंग है, कितना इनकम आ रहा है, इट डजेंट मैटर। अगर उनका पति या पत्नी का किसी का डेथ हो चुका है तो यहाँ पे उनको जरूर फैमिली पेंशन मिलेगा। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, फंड है, उसके ऊपर कोई कुछ डिपेंड नहीं करेगा। बस डिपेंड क्या करेगा, अगर उनका दूसरा शादी हो चुका है तो मिलना बंद हो जाएगा, बंदे का अगर डेथ हो गया तो उनका मिलना बंद हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं। अब बोला जा रहा है चाइल्डलेस विडो। अगर कोई महिला है जिसका बच्चा नहीं था, ठीक है, कोई महिला है जिसका बच्चा नहीं था और उन्होंने क्या किया, दूसरी शादी कर लिया, ठीक है, तो यहां पर भी बोला जा रहा है, देखिए, चाइल्डलेस विडो ऑन रीमैरिज बाय चाइल्डलेस विडो द फैमिली पेंशन शैल कंटिन्यू टू बी पेएबल टू हर। यहाँ पे उनको फैमिली पेंशन मिलते रहेगा। चाइल्डलेस विडो अगर है, उसने अगर दूसरा शादी कर लिया तो उनको फैमिली पेंशन मिलते रहेगा। इफ हर इनकम, यहाँ पे उनका फैमिली इनकम नहीं बोल रहा है, यहाँ पे उस विधवा महिला का फैमिली इनकम के बारे में बताया जा रहा है, स्पाउस का, कि हर इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेस इज लेस देन द अमाउंट ऑफ मिनिमम फैमिली पेंशन। तो अमाउंट ऑफ मिनिमम फैमिली पेंशन कितना है, एक बार बताइए फटाफट से हमको। स्टेप चिल्ड्रेन का मतलब होता है जहां पे मान लीजिए ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है। अब वाइफ का पहले से एक शादी था, उस शादी से मान लीजिए आपका बच्चा था, तो ये जो बच्चा हो गया है ना, ये जो बच्चा हो गया, ये कौन हो गया, ये इसका स्टेप चिल्ड्रन हो गया। क्लियर है? ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, वाइफ का पहले शादी था और उस शादी से उनको बच्चा था, तो ये हो गया उनका स्टेप चिल्ड्रन। एडॉप्टेड चिल्ड्रन मतलब जहाँ पे वो पति और पत्नी ने मिलके एडॉप्ट किया है, ये दूसरे पति या पत्नी का बच्चा नहीं है, ये उसको एडॉप्ट किया है। क्लियर है? सवाल किसका था? लिपन जी। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो ये मिनिमम आपका 9,000 है, तो इनका फैमिली इनका जो इनकम है, उस महिला का जो इनकम रहेगा, उस जो गवर्नमेंट सर्वेंट का स्पाउस है, उनका जो इनकम रहेगा सारा सोर्स से, अगर वो 9,000 से कम है तो बोला जा रहा है यहाँ पे उनको फैमिली पेंशन मिल सकता है, डजेंट इशू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। क्या बोला जा रहा है, अब ये वाला कंडीशन को ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या है, रीमैरिज में फैमिली पेंशन मिलना नहीं चाहिए, बट अगर वो चाइल्डलेस विडो है तो फैमिली पेंशन में बी गिवन टू हर। ठीक है, बोला जा रहा है वेयर मोर विडोज देन वन, किसी का अगर एक से ज़्यादा पत्नियां थी, द फैमिली पेंशन शैल बी पेड टू द विडोज इन इक्वल शेयर। यहाँ पे देखिए बात को ध्यान देना है, अगर किसी का एक से ज़्यादा पत्नी थी और वहाँ पे जो फैमिली पेंशन होगा ये कैसे मिलेगा, तो बोला जा रहा है इन इक्वल शेयर। और इन द डेथ और इन एलिजिबिलिटी ऑफ ए विडो, हर शेयर ऑफ फैमिली पेंशन शैल बिकम पेएबल टू हर चाइल्ड और चिल्ड्रेन हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो क्या हुआ, मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट था, इनका दो पत्नी थी, ठीक है। अब ये दोनों, इनका जब डेथ हो गया, ये बंदा ऊपर पहुंच गया, तो ये दोनों को इक्वल शेयर मिलेगा, ठीक है। अब इनके तरफ से मान लीजिए बच्चा है, यहाँ पे उनका चिल्ड्रेन है, अब इनका क्या हो गया, डेथ हो गया, या फिर किसी कारणवश ये इन एलिजिबल हो गए हैं, है ना, इनको फैमिली पेंशन और मिलना है नहीं, तो इनका जो शेयर है किसके पास चला जाएगा, इनका जो बच्चा है उनके पास चला जाएगा। यही बात देखिए आपका बताया गया है, where more than one widows are there, the family pension shall be paid to the widows in equal share on the death or ineligibility of the widow।
ठीक है। अगर उस विडो का डेथ हो जाता है या फिर वो विडो जो है इन एलिजिबल हो जाता है। इन एलिजिबल कैसे हो सकता है? तो जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने दूसरा शादी कर लिया, है ना। अगर दूसरा शादी उन्होंने कर लिया तो क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। बट अगर उन्होंने दूसरा शादी कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका इनएलिजिबल हो गए हैं तो इनका जो शेयर है ये चला आएगा किसके पास, इसका बच्चे के पास, जो बच्चा उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्लियर है? आगे आते हैं। बोला जा रहा है जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ्स और divorced wives children are also eligible for family pension in equal share subject to the fulfillment of the condition, है ना। तो divorced wife जो है और जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ जो है उनका बच्चा भी आपका फैमिली पेंशन के लिए आपका हकदार हो सकते हैं। क्लियर है? आगे आता है जुडिशियल सेपरेटेड स्पाउस ऑल्सो एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन after the child ceases to be eligible for family pension till her death or remarriage whichever is earlier। तो बोला जा रहा है जुडिशियल सेपरेटेड वाइफ जो है वो भी आपका फैमिली पेंशन उनको मिल सकता है। कहाँ से, किसका शेयर? तो बोला जा रहा है चाइल्ड सीजेस टू बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। अब यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा आपको इस तरीके से समझना है कि मान लीजिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट सर्वेंट था, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये इनका वाइफ थी। अब इनका क्या हो रहा था, पैसा जो है इसको मिल रहा था। ये मान लीजिए जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ थी, तो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ को भी आपका फैमिली पेंशन मिलता है, तो ये आपका फैमिली पेंशन इनको भी मिल रहा था। अब क्या हुआ, किसी कारणवश ये इनएलिजिबल हो गए हैं और ये पैसा जो है इसका चिल्ड्रेन के पास आ गया, तो बच्चा, अब पैसा किसको मिल रहा था, इसके बच्चे को। अब किसी कारणवश इसका बच्चा जो है ये भी इनएलिजिबल हो गए हैं, तो जब इनका बच्चा इनएलिजिबल हो जाएगा तो इनका जो शेयर है ये शेयर किसके पास चला जाएगा, लैप्स नहीं करेगा, ये शेयर आ जाएगा, ये जो दूसरा इनका वाइफ था, जो इनका दूसरा वाइफ थी, इनके पास ये शेयर आपका आ जाएगा। तो जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, है ना। मान लीजिए ये आपका जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस है ये, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, बच्चे का जब ऑप्शन आपका सीज हो जाता है तो वो पैसा आपका लैप्स नहीं करेगा, दूसरा जो वाइफ है वो उसके पास चला जाएगा, तो फैमिली पेंशन वहाँ पे उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन आपको यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, इसको एक मिनट हम इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट किए हुए थे, एक मिनट प्लीज वेट करिए। यहाँ पे एक और कंडीशन हम लोग जोड़े हुए थे हम देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन हम आपका जोड़े हुए थे, मैं मेरे स्क्रीन को थोड़ा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ इधर से। चलिए, तो ये हम लोग देखे हुए थे मोर देन वन जुडिशियल, हाँ मोर देन वन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इधर से देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, देखिए ये वाला पॉइंट हम लोग देख लिए थे, वेयर मोर widows than one, where the number of widows is more than one, the family pension shall be paid to the widows in equal share, and on the death or ineligibility of the widow, her share of the family pension shall become payable to the child or children who fulfills the eligible condition। तो ये हम लोग देख लिए थे। फिर यहाँ पे ये कंडीशन क्या बताया जा रहा है, बोला जी इन केस द विडो इज नॉट सर्वाइव्ड बाई एनी चिल्ड्रेन। अब ऐसा केस हुआ जहाँ पे जो ये विधवा महिला थी इनका कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो हर शेयर ऑफ द फैमिली पेंशन
इनका जो शेयर था फैमिली पेंशन का वो क्या होगा, तो बोला जा रहा है इट शैल नॉट लैप्स, ये आपका लैप्स नहीं होगा, बट इट शैल बी पेएबल टू द अदर विडोज इन इक्वल शेयर। इनको छोड़ के दूसरा जो मान लीजिए उनका पत्नी है या फिर कोई और पत्नी अगर है तो इनका शेयर जो है इनके पास चला जाएगा इक्वल शेयर में। क्लियर है, तो ये बात आपका यहाँ पे बताया गया था। आगे आते हैं, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जुडिशियल सेपरेटेड वाइफ्स और डिवोर्स्ड वाइफ्स चिल्ड्रेन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, ये हम लोग देख लिए। वेयर द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर इज सर्वाइव्ड बाय ए विडो विदाउट एनी चिल्ड्रेन, without any child eligible for family pension but has left behind eligible children or child from another wife who is not alive, the child or children who fulfill the eligibility condition shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of death of the government servant or pensioner। इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिए, क्या बोला जा रहा है, कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर जो है था, ठीक है, कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट था या फिर पेंशनर था और उनका क्या बोला जा रहा है, इज सर्वाइव्ड बाय ए विडो विदाउट एनी चाइल्ड, इनका कोई एक विधवा पत्नी है जिनका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, बट हैज लेफ्ट नो एलिजिबल चाइल्ड और चिल्ड्रन फ्रॉम, सॉरी, तो ये इनका कोई बच्चा नहीं है। अब बोला जा रहा है इनका क्या है, दूसरा एक पत्नी थी, दूसरा एक पत्नी थी, बोला जा रहा है हैज लेफ्ट बिहाइंड एलिजिबल चाइल्ड और चिल्ड्रन फ्रॉम अनदर वाइफ हु इज नॉट अलाइव। अब ये एक दूसरा उनका बीबी थी जिसका बच्चा था। अब ये जो पत्नी थी शी इज नॉट अलाइव, ये जिंदा नहीं है, फिर भी क्या बोला जा रहा है, द एंटाइटल्ड शेयर ऑफ फैमिली पेंशन विच द मदर वुड हैव रिसीव्ड, इनको जो शेयर मिलना था अगर ये जिंदा रहती तो ये शेयर जो है किसके पास चला जाएगा, इस तरफ से जो बच्चा है उस बच्चे के पास वो शेयर चला जाएगा। क्लियर है, क्या हुआ, कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई पत्नी है और जो पत्नी तो है और उस पत्नी का कोई बच्चा नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन आपका क्या दिया जा रहा है, वेयर ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर इज सर्वाइव्ड बाय ए विडो विदाउट एनी चाइल्ड एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, उस महिला का कोई बच्चा नहीं था, है ना, बट हैज लेफ्ट बिहाइंड एन एलिजिबल चाइल्ड और चिल्ड्रन फ्रॉम अनदर वाइफ, दूसरा कोई बीबी थी जिसका आपका बच्चा था और वो बच्चा जो है जीवित है और वो बच्चा जो है आपका एलिजिबल है। द चाइल्ड और चिल्ड्रेन who fulfill the eligibility condition shall be entitled for the share of family pension which mother would have received, अगर उनका माँ जिंदा होती जो शेयर उनको मिलना था। अभी गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर दो बीबियाँ है तो कितना शेयर मिलना चाहिए था दोनों को, बताइए फटाफट से, इन दोनों को क्या शेयर मिलना था, दोनों का शेयर कितना होगा, अगर दो बीबी है किसी का तो दोनों का शेयर कितना परसेंटेज होता, 50-50 होता। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों का शेयर होता 50-50, अब कोई एक जो है नहीं, है ना, तो उसका शेयर जो है किसको चला जाएगा, उसका जो है बच्चा था उस बच्चे के पास चला जाएगा, तो ये कंडीशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए, अच्छा यहाँ पे और एक कंडीशन है, जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं कि जुडिशियल सेपरेटेड स्पाउस जो है वो भी आपका फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। कौन सा शेयर, ऐसे तो एलिजिबल है ही, अगर कोई बच्चा था दूसरे जगह पे और उस बच्चे को फैमिली पेंशन मिल रहा था पर बच्चे का क्या हुआ, किसी कारणवश डेथ हो गया या बच्चा जो है इनएलिजिबल हो गया, तो वहाँ पे उस बच्चे का जो शेयर है वो शेयर भी उस जुडिशियल सेपरेटेड स्पाउस के पास चला जाएगा, ठीक है, ये हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। अब आएंगे हम लोग फैमिली पेंशन फॉर चिल्ड्रेन के भीतर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी का अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर किसी का डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, आगे हमारा देखा जाएगा फैमिली पेंशन किसके लिए, फैमिली पेंशन फॉर चाइल्ड, और जो हमारा चिल्ड्रेन है उन लोगों को कितना फैमिली पेंशन मिलेगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो क्या बोला जा रहा है,
बोला जा रहा है इन केस ऑफ सॉन, इन केस ऑफ सॉन इफ फैमिली पेंशन कब दिया जाएगा, अगर वो अनमेरिड होगा तो, अगर उनका एज जो है 25 ईयर्स के नीचे होगा तो, या फिर अगर वो अर्निंग नहीं करता है तो। मतलब बच्चे का अगर शादी हो गया, लड़का अगर है, लड़के का अगर शादी हो गया तो फैमिली पेंशन उसको नहीं मिलेगा। उसका एज अगर 25 हो गया है ना, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। और अगर वो खुद अपना अर्निंग खुद कर सकता है, जीवन खुद व्यतीत कर सकता है अर्निंग, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। तो बोला जा रहा है इन केस ऑफ ए सॉन अदर देन सॉन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर कोई लड़का ऐसा है जो मेंटली या फिर फिजिकली अनफिट है, तो वहाँ पे ये जो 25 ईयर्स वाला कंडीशन है, ये कंडीशन हट जाएगा। क्लियर है? अगर कोई मेंटली या फिजिकली अनफिट है, सफरिंग कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे ये 25 ईयर्स वाला जो क्लॉज है ये हट जाएगा। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको फैमिली पेंशन मिलते रहेगा। साथ ही साथ बोला गया इसके भीतर जो एडॉप्टेड सॉन है वो भी इंक्लूडेड है, स्टेप सॉन है वो भी इंक्लूडेड है, और सॉन बॉर्न आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पेंशनर, पेंशनर के रिटायरमेंट के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है वो भी इंक्लूडेड है। तो मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है, यहाँ से हमको याद रखना है नंबर ऑन एज, कब तक आपका फैमिली पेंशन मिल सकता है किसी सॉन को, तो अप टू मतलब जब उसका लेस देन 25 ईयर्स तक है ना, 25 हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। फिर हमने क्या देखा कंडीशन, हमने क्या देखा अनमेरिड, मैरिज वाला कंडीशन, अनमेरिड रहेगा तभी जाके मिलेगा। अगर इसने शादी कर लिया, भले ही शादी के बाद भी ये इसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर भी इनको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है? फिर और एक कंडीशन हम लोग देखा, अगर इसने अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो वहीं पे ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है? अगर कोई डिसेबल्ड है, अगर कोई डिसेबल्ड है तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा नो एज रेस्ट्रिक्शन है ना, यहाँ पे कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है? ये वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखा। अब सॉन के बाद हम लोग आते हैं डॉटर के पास। ठीक है? पहले देखेंगे लड़का को कितना मिलेगा, अब देखेंगे लड़की को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे भी कंडीशन देखिए, यहाँ पे ये एज रेस्ट्रिक्शन जो था, लड़की के केस में एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लड़की बस अनमेरिड होना है, या फिर वो विधवा होना है, या फिर वो डिवोर्स्ड होना है। तो इस केस में उनको फैमिली पेंशन मिलेगा, कोई इशू नहीं है, एज कितना है डजेंट मैटर। दूसरा कंडीशन क्या है, अर्निंग नहीं होना चाहिए। अगर वो खुद जॉब कर रही है तो वहाँ पे उसको फैमिली पेंशन नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज फैमिली पेंशन मिल जाएगा। तो दो केस हम लोग देखे सॉन के केस में, केस हमने देखे डॉटर के केस में। डॉटर के केस में कंडीशन क्या है, अनमेरिड, विडो और डिवोर्स्ड है ना, अनमेरिड, विडोड और डिवोर्स्ड, अर्निंग नहीं होना चाहिए तो फैमिली पेंशन मिलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है? अब बोला जा रहा है, ये वाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग एडॉप्टेड डॉटर, स्टेप डॉटर, डॉटर बॉर्न आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पेंशनर, तीनों केस इसमें आपका इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है? फिर बोला जा रहा है डॉटर सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, यहाँ पे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि डॉटर के साथ एज लिमिट कुछ है नहीं, तो भले ही वो मेंटली या फिजिकली आपका ये हो, फिट हो, जो अनफिट हो, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे लड़के के केस में 25 साल का एज था तो वहाँ पे मैटर करता था, लड़की के केस में तो कोई एज लिमिट है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है? अब बोला जा रहा है इन केस ऑफ सॉन और डॉटर सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, इन केस ऑफ सॉन और डॉटर सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सॉन और डॉटर, स्टेप सॉन, स्टेप डॉटर, नॉट अर्निंग हीज और हर लाइवलीहुड। अब देखिए कोई बंदा जो है, किसी का बेटा है, बेटी है, अब वो क्या था, वो फिजिकली डिसेबल्ड था, तो अगर वो डिसेबल्ड था फिजिकली मेंटली, वो डिसेबल्ड था, तो उनको फैमिली पेंशन मिलना था कब तक, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक, या फिर जब तक वो अर्निंग स्टार्ट नहीं किया। अब मान लीजिए कोई दिव्यांग चिल्ड्रेन है और उसने क्या किया, जॉब क्रैक कर दिया है ना, आईएएस में सिलेक्शन हो गया उसका, तो क्या हुआ, यहाँ पे उनको फैमिली पेंशन और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए।
अर्निंग फैक्टर लिपंजी विडोज के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। कौन सा केस में कंसिडर किया जाएगा? अगर वो रीमैरेज करता है, चाइल्डलेस विडो अगर है तो वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखिएगा, अगर वो रीमैरेज आपका करता है तो वहाँ पे उसको कैलकुलेट कर दिया जाता है, वहाँ पे उसको लिया जाता है उसका अर्निंग। ठीक है, इन केस ऑफ रीमैरेज। बट अगर रीमैरेज नहीं किया तो वहाँ पे उसका कितना भी हो जाए, जैसे आप मान सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, पति पत्नी दोनों जॉब कर रहा था, अब पत्नी का डेथ हो गया, तो वहाँ पे अब बताइए पति को फैमिली पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर पति पत्नी दोनों जॉब कर रहा था, पत्नी का डेथ हो गया या पति का डेथ हो गया, तो दूसरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अगर मिलेगा तो अर्निंग कहाँ से आपका कंडीशन बनेगा? अर्निंग तो उसका है ही, है ना, फिर भी उसको फैमिली पेंशन मिलता है। तो अर्निंग पति पत्नी के केस में कोई बाधा नहीं डालेगा, बाकी लोगों के केस में डालेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फैमिली पेंशन फॉर चिल्ड्रेन का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है वेयर ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर लिव्स बिहाइंड मोर देन वन चिल्ड्रेन। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर क्या किया, जब डेथ हुआ उनका, उन्होंने एक से ज़्यादा चिल्ड्रेन जो है छोड़ आया, है ना। बोला जा रहा है फैमिली पेंशन शैल फर्स्ट बी पेएबल टू द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, है ना। शैल फर्स्ट बी पेएबल टू द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, है ना। डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होगा पहला प्रेफरेंस हम उसको देंगे। डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होगा पहला प्रेफरेंस हम उनको देंगे। ठीक है, उसके बाद जाके सेकंड वाला के पास जाएगा। तो बड़े भैया को पहले मिलेगा फैमिली पेंशन, छोटे भैया को बाद में मिलेगा फैमिली पेंशन। जब बड़े भैया इनएलिजिबल हो जाएंगे तब जाके छोटे के पास जाएगा। क्लियर है? अब आता है द एल्डर चाइल्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन। देखिए यहाँ पे वही बात बताया गया, द एल्डर चाइल्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू द फैमिली पेंशन till he or she has attained the age of 25 years or has got married or remarried or has started earning his or her livelihood whichever is earliest। अब यहाँ पे ना हम जब पढ़ रहे थे तो मेरा एक शक हो रहा था। शक कहाँ पे हो रहा था? यहाँ पे बोला गया जब उसका शादी हो चुका है, जब उसका रीमैरेज हो चुका है। तो भाई जब शादी हो जाता है तो ऐसे ही तो फैमिली पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। तो रीमैरेज का कंडीशन क्यों आया, कोई हमको बताइएगा? रीमैरेज का क्यों आया है यहाँ पे हमने क्या देखा? देखिए इस लाइन को एक बार और पढ़िए मेरे साथ। द एल्डर चाइल्ड शैल बी एंटाइटल्ड फॉर फैमिली पेंशन टिल ही और शी हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स, हैज गॉट मैरिड और रीमैरिड। तो भाई एक बार शादी करेगा तब तो बंद हो जाएगा, तो सेकंड वाला शादी का बात कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड मल्लिकार्जुन जी। अगर मान लीजिए शादी हुआ बट उसके बाद उनका पति का डेथ हो गया, है ना, तो वहां पे वो क्या हो गया? विडो हो गई। तो जब विडो हो गई तो फिर से उसको फैमिली पेंशन मिलना शुरू होगा। बट उसके बाद जब दोबारा शादी कर लिया तो वहां पे खत्म हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे आपका बताया गया। ठीक है, विच एवर इज अर्लीस्ट, तो पहले किसको मौका दिया गया? एल्डर चाइल्ड को। जब इसका सीज हो जाएगा, द यंगर चिल्ड्रेन विल बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन आफ्टर द एल्डर नेक्स्ट अबोव हिम has attained the age of 25 years or got married, remarried or started earning, है ना, of his or her livelihood or has died। तो ऊपर वाला जब खत्म हो जाएगा तब नीचे वाला के पास आएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग अनमेरिड सन और अनमेरिड और widowed और divorced daughter except a disabled son or daughter shall become ineligible for family pension from the date he or she got married or remarried or had started living whichever is earlier। whichever is यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, जब हम कॉपी पेस्ट किए हैं उसमें कुछ कुछ जगह पे आपका शब्द का गड़बड़ है, इसके प्रति ध्यान नहीं देना है। ठीक है, भावनाओं को समझना है, गलतियां नहीं पकड़ना है। ये क्या है? ये आर्लियर है, दो जगह और हम लोग देखे हुए थे, इसको हम ठीक कर देंगे। ये अर्निंग है, स्टार्टेड अर्निंग, ये अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला भी क्लियर है कि कोई अगर सॉन था, डॉटर था, विडो थी, जो भी था,
तो अगर उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो वहीं पे आपका ख़त्म हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। आगे आते हैं फैमिली पेंशन फॉर पेरेंट्स। फैमिली पेंशन फॉर पेरेंट्स के भीतर आते हैं, ठीक है। तो ये आपका चाइल्ड वाला बोला जा रहा है द पेंशन, द फैमिली पेंशन वेर एवर एडमिसिबल टू पेरेंट्स विल बी पेएबल टू द मदर ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर फेलिंग विच टू द फादर। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछ सकता है, एकदम $1,00,000 वाला सवाल है। फैमिली पेंशन, देखिए लड़का लड़की के केस में बेटा है बेटी है, बेटा बेटी वाला केस में हम लोग क्या देखा, सीनियर जूनियर का कंसेप्ट था। पर मम्मी पापा वाला केस जो है यहाँ पे क्या है, तो बोला जा रहा है पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा माँ को, है ना। फैमिली पेंशनर्स के केस में पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, मदर को मिलेगा। अगर किसी कारणवश किसी का मदर जो है जब सीज हो जाएगा पेंशन मिलना, तब जाके जाएगा फादर के पास, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम पे सवाल हो सकता है। पहला प्रेफरेंस किसको, पहला प्रेफरेंस टू द मदर, फिर प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, फिर आएगा फादर के पास। क्लियर है। आगे आते हैं डिपेंडेंट सिबलिंग। अगर भाई बहन किसी का है और वो डिपेंडेंट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है। भाई बहन के केस में क्या हो जाएगा, तो वहां पे आपका बताया गया है क्या होता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बोला जी सच ए सिबलिंग शैल बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन फॉर लाइफ इन द सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू द सेम एलिजिबिलिटी कंडीशन एज इन केस ऑफ सॉन और डॉटर। तो सॉन और डॉटर के केस में जो एलिजिबिलिटी कंडीशन हम लोग देखा था, सेम एलिजिबिलिटी कंडीशन इज एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ डिपेंडेंट सिबलिंग के केस में, ठीक है। बट यहाँ पे आगे हम लोग आते हैं और क्या क्या बात बताया गया। बोला जा रहा है सिबलिंग को कब मिलेगा, है ना, सिबलिंग को कब मिलेगा। तो बोला जा रहा है सिबलिंग सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी शैल बी डीम टू बी ए डिपेंडेंट। तो सिबलिंग के केस में जब हम आते हैं तो यहाँ पे डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, ठीक है। तो पहले केस क्या बोला गया, सच ए सिबलिंग शैल बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन फॉर लाइफ इन द सेम मैनर सब्जेक्ट एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ सन एंड डॉटर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब अर्न ए लिविंग इवन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज। तो सिबलिंग के केस में हम देखते हैं सिबलिंग अगर फिजिकली डिसेबल्ड है, सफ़र कर रहा है, तब जाके सिबलिंग के ऊपर आता है। तो यहाँ पे जब फिजिकली वो सफ़र कर रहा है तो यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन 25 साल वाला नहीं रहेगा, है ना। ये एज रिस्ट्रिक्शन जो है नो एज रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिबलिंग जो है वो सफ़र कर रहा है। डिपेंडेंट सिबलिंग ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पहले केस में ही देखे हुए थे, यहाँ पे कब मिलता है, जब वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो क्योंकि वो सिबलिंग जो है मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है तो यहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, 25 साल के बाद भी ही उनको ये फैमिली पेंशन मिल सकता है। अब क्या बोला जा रहा है, सिबलिंग सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी शैल बी डीम्ड टू बी अ डिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इफ हिज और हर ओवरऑल इनकम फ्रॉम all sources other than family pension is less than the entitled family pension। तो सिबलिंग का जो इनकम है, सिबलिंग का जो इनकम है, अगर वो आपका जो फैमिली पेंशन से हमारा जो इनकम होता उससे अगर कम है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको डिपेंडेंट मान लिया जाएगा। फैमिली पेंशन को यहाँ पे अलग रखा गया, फैमिली पेंशन से जो इनकम है उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो किसको लेंगे, अदर देन फैमिली पेंशन को लेंगे। अदर देन फैमिली पेंशन से उनका जो आपका अर्निंग हो रहा है वो अर्निंग अगर कम है, इंटर फैमिली जो आपका फैमिली पेंशन के लिए एंटाइटलमेंट रहता है उससे अगर कम है तो यहाँ पे बोला जा रहा है वो आपका डिपेंडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी कंडीशन हमको देखना है। फिर बोला जा रहा है प्रोवाइडेड दैट द फैमिली पेंशन टू सच सिबलिंग शैल बी पेएबल टू द डिसेबिलिटी existed
बिफोर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के डेथ हो गया, उसके बाद कोई बच्चा, कोई उसका भाई या बहन जो है डिसेबल्ड हुआ है, तो यहाँ पे उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट के डेथ के पहले से डिसेबल है, तभी जाके उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर बोला जा रहा है, ए सिबलिंग सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी शैल बी डीम्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज और हर ओवरऑल इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन फैमिली इज लेस देन द एंटाइटल फैमिली पेंशन। ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं, इसके बारे में और कुछ चर्चा करने का आवश्यकता नहीं है। तो कंडीशन क्या हुआ सिबलिंग के केस में, तो हमने पहले देखा सिबलिंग को कब मिलेगा, जब इन केस ऑफ एनी डिसएबिलिटी, है ना। अगर मान लीजिए किसी का भाई है, जो भाई जो है डिसेबल नहीं है, वो परफेक्ट है ना, तो क्या वहाँ पे उसको आपका फैमिली पेंशन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। किसी का भाई है और भाई जो है वो आपका डिसेबल नहीं है, वो पूरा एकदम परफेक्ट है ना, तो फैमिली पेंशन उसको मिलेगा, उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, अगर वो बंदा डिसेबल होता है। अब डिसेबिलिटी जो है दो प्रकार का होता है, मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। अगर मेंटली डिसेबल्ड है तो भी मिलेगा, अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो भी मिलेगा। कंडीशन क्या है, एज ऑफ 25 ईयर्स का कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कंडीशन ये है खाली कि डिसेबिलिटी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के डेथ के पहले ये डिसेबिलिटी आना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के डेथ के पहले ये डिसेबिलिटी आया है, तभी जाके उनको ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर कंडीशन क्या दिया गया, बोला जा रहा है डिपेंडेंसी आपको देखना है कि हमारा जो सिबलिंग है उसका अर्निंग है कि नहीं। कि मान लीजिए वो ऐसे तो फिजिकली चैलेंज्ड है, बट उनका जो अर्निंग है वो किसी जॉब करता है, तो अर्निंग है सफिशिएंट, तो भैया अर्निंग है तो भी उसको नहीं मिलेगा, अगर अर्निंग नहीं है तभी जाके मिलेगा। क्लियर है। तो ये था हमारा सिबलिंग वाला कंडीशन। अब आगे आते हैं हम लोग, अब क्या बोला जा रहा है, अब आ जाते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है। बोला जा रहा है इन केस बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट सर्वेंट and are governed by the provision of CCS Pension Rule 2021 and one of them dies while in service or after the retirement, the family pension in respect of deceased shall become payable to the surviving husband or wife, and in the event of death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted टू फैमिली पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड पेरेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम थोड़ी देर पहले ही जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम बताए थे, है ना, कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पति पत्नी दोनों जॉब करता है, किसी एक का अगर डेथ हो जाता है, तो उसका जो पेंशन है वो पेंशन मतलब जो फैमिली पेंशन है वो दूसरे को मिल जाएगा। अब मान लीजिए ए और बी का शादी हुआ, शादी के बाद ए का डेथ हो गया, तो ए का जो पेंशन था वहाँ से फैमिली पेंशन बी को मिलते रहेगा, है ना। अब मान लीजिए बी का भी डेथ हो गया, तो बी का एक फैमिली पेंशन हुआ, ए के लिए एक फैमिली पेंशन हुआ, तो जो बच्चा रहेगा उस बच्चे को ये दोनों पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, है ना। ये बात हमारा यहाँ पे बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 51। रूल 51 में क्या बताया गया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंटाइटलमेंट ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ ए मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर और फैमिली पेंशनर, है ना। तो बोला जा रहा है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो लापता हो गया है, वो हिमालय चला गया, है ना, हमारा देश छोड़ के। उनको लगा ये समाज से संसार से वो मोह मुक्त हो गया और सोचा कि हम चले जाएंगे हिमालय में, तो बंदा चला गया। अब वहाँ पे क्या होगा, तो बोला जा रहा है इन केस ऑफ ए पेंशनर हु गोज मिसिंग the family pension shall be payable to an eligible member or members of the family at a rate specified। तो उनका जो मेंबर ऑफ फैमिली रहेगा, है ना, उन लोगों को आपका फैमिली पेंशन मिलते रहेगा, स्पेसिफाइड रेट जो है, जो आपका प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके लिए मिलते रहेगा। ठीक है, अब क्या है, बोला जाए द फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल from the date following the date up to which the pension has been paid
जहाँ तक पिछला पेंशन दिया गया था उसके बाद से फैमिली पेंशन स्टार्ट होगा, है ना। फिर बोला जरा एक तो हो गया उसके अगला वाला डेट, फिर कंडीशन क्या आ गया, बोला जरा फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिपोर्ट वॉज लॉन्च्ड विच एवर इज लेटर, इन दोनों के भीतर जो भी बाद में आएगा वहां से आपका फैमिली पेंशन जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग हो गया और उसके बाद एफआईआर किया गया, तो गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग होने के बाद ही एफआईआर होगा या साथ ही साथ एफआईआर होगा, तो अगर साथ ही साथ एफआईआर हुआ तो वहां से फैमिली पेंशन चालू हो जाएगा। अब बोला जरा अगर कुछ दिन बाद रिपोर्ट किया गया, तो जब रिपोर्ट किया गया उसके बाद से आपका फैमिली पेंशन जो है मिलते रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे आपका दिया गया है। The payment of family pension and the amount of gratuity shall not be made before the expiry of a period of 6 months from the date of lodging the report with concerned police station। तो आप जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करिएगा एटलीस्ट 6 महीना खत्म होने के बाद, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, जब 6 महीना खत्म हो जाएगा तब जाके क्या हो जाएगा, जो फैमिली पेंशन है और ग्रेचुइटी वगैरह जो पेएबल है वो मिल सकता है। तो ये पीरियड हमको याद रखना है, 6 महीने का पीरियड बीतेगा तब जाके फैमिली को बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है। अब आते हैं अगला पॉइंट नंबर 4 में, बोला जाए इफ ए फैमिली इफ ए पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी इज डिलेड एंड द डिले इज एट्रीब्यूटेबल to the administrative lapses or region, the interest shall be payable for the period of delay beyond the period of 6 months from the date of submission of claim and the responsibility shall be fixed for such delayed payment of gratuity। एग्जाम्पल एक ले लीजिए, मान लीजिए कि किसी बंदा ने एप्लीकेशन किया, ठीक है, और एप्लीकेशन करने के 7 महीने बाद जाके वो चालू हुआ। 1 मिनट प्लीज वेट करिए। अब क्या बोला जा रहा है, तो मान लीजिए 7 महीना डिले हुआ है ना, टोटल कितना डिले हुआ है, टोटल डिले हो गया है 7 महीना। अब क्या बोला गया, बोला गया कि भैया 6 महीने तक का तो टाइम हम दे सकते हैं आपको, एटलीस्ट 6 महीने के भीतर आपका ये ग्रेचुइटी वगैरह पेमेंट जो है करना है, बट आपने कितना समय लगा दिया, 7 महीना लगा दिया। तो 7 महीना से माइनस करिए 6 महीना, है ना, 7 महीना से माइनस कर दीजिए 6 महीना, तो कितना हो गया, 1 महीने का पीरियड जो है बेसिकली आपके एंड पे अनड्यू डिले हुआ है। ये 1 महीना क्या हो गया, अनड्यू डिले। अब जब अनड्यू डिले हो गया है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा। अब गवर्नमेंट तो देगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोला भैया क्या करो, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो कि किसके गलती से कारण, किसके गलती के कारण ये 1 महीने का जो अनड्यू डिले है ये हुआ है, और उस इंटरेस्ट जो है उसको यहाँ पे किया जाए, ठीक है। क्लियर है, यही बात आपका यहाँ पे बताया गया। इफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी इज डिलेड, द डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस और रीजन, द इंटरेस्ट शैल बी पेएबल। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट कितने दिन के लिए दिया जाएगा, फॉर द पीरियड ऑफ डिले बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 महीने के बाद जो डिले रहेगा उस पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा और इंटरेस्ट जो है पे कर दिया जाएगा। आगे बढ़े, इन केसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु गोज मिसिंग, the death gratuity shall become payable after the death of the government servant is conclusively established। जब गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ जो है वो मतलब प्रूव्ड हो जाएगा, स्टैब्लिश्ड हो जाएगा, पुलिस बोलेगा कि भैया बंदा जो है परलोक पहुंच चुका है, दुनिया में नहीं है, वो हमारे बीच नहीं रहा, तो जब ये साबित हो गया, इट इज़ कंक्लूसिवली स्टैब्लिश्ड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ डाइड, उस टाइम पे जाके हम क्या कर सकते हैं, डेथ ग्रेचुइटी जो है पे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पुलिस इज अनएबल टू कंक्लूसिवली स्टैब्लिश दैट द डेथ हैज ऑकर्ड, तो वहाँ पे क्या होगा, तो बोला जा रहा है भैया 7 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। और ये 7 साल कहाँ से कैलकुलेट होगा, तो बोला जा रहा है फ्रॉम द
डेट ऑफ लॉजिंग द पुलिस एफआईआर, जब पुलिस के पास हम एफआईआर लॉज करेंगे उसके 7 साल के बाद मान लिया जाएगा कि बंदा जो है और इस दुनिया में नहीं रहा, तो वहाँ पे उनका जो डेथ ग्रेचुइटी है उसके फैमिली मेम्बर्स को पे किया जाएगा। तो ये 7 साल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। और ये 7 साल काउंट कहाँ से होगा, तो जिस दिन, देखिए ये आपको जब सवाल पूछेगा ना तो सवाल में इस तरीके से पूछेगा 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ मिसिंग, 7 साल कहाँ से, जिस दिन वो मिस हुआ था वहाँ से। तो 7 साल जिस दिन मिस हुआ था वहाँ से नहीं, जिस दिन पुलिस के पास एफआईआर लॉन्च किया गया वहाँ से 7 साल। तो ये बात को हमको ध्यान देना है। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, पेंशन को, पेंशन में इशू ये नहीं है, ये आपका ग्रेचुइटी के लिए बात किया गया। पेंशन के लिए तो हम लोग पेंशन के भीतर ये सारा कंडीशन देखे है ना। पेंशन के केस में तो बोला जाता है कि अनड्यू, पेंशन के केस में हम लोग क्या देखे थे, पेंशन के केस में हम लोग देखे थे ना, एक वहाँ पे जीआईडी भी था, जिस जीआईडी में आपका बोला गया पहले ये 7 साल के लिए इंतजार करना पड़ता था, पर बाद में क्या बोला गया, नहीं ये लंबा इंतजार करने से उसका फैमिली जो डिजिस्टरस सिचुएशन पे रहता है वो डिजिस्टरस सिचुएशन पे ना रहे, इसलिए आपका फैमिली पेंशन जो है वो उसको आपका स्टार्ट करवाया जाता है ना, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, देखिए ये हम लोग कहाँ पे देखे हुए थे, चलिए हमको तो, आप लोगों का मेमोरी ज़्यादा शार्प है तो आप लोग अच्छा याद रख सकते हो, हम बूढ़ा बुजुर्ग हो रहे हैं ना, तो पेंशन के लिए इशू नहीं है, वो 6 महीना कर दिया गया है ना, बट आपका ग्रेचुइटी के लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा। आगे आते हैं हम लोग डियरनेस रिलीफ के बारे में, चैप्टर 9। यहाँ पे एक ही रूल के बारे में बताया गया, रूल नंबर 52, जहाँ पे बोला गया डियरनेस रिलीफ के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है, डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन एंड फैमिली पेंशन, dearness relief on pension and family pension may be granted to the pensioners including the persons drawing the compassionate allowance and family pensioners in the form of dearness relief as the rate specified from government servant time to time। तो इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं है, याद क्या रखेंगे, चाहे आपका कंपेशनेट अलाउंस किसी को मिल रहा है, चाहे किसी को फैमिली पेंशन मिल रहा है। कंपेशनेट अलाउंस के बारे में कहाँ पे देखे थे, फटाफट हमको एक बार बताइए। कंपेशनेट अलाउंस के बारे में कहाँ पे देखे थे, कौन सा रूल नंबर था, देवेन जी वेरी गुड, बाकी लोग लिपन वेरी गुड। कंपेशनेट अलाउंस के बारे में देखे थे हम लोग रूल नंबर 41 में, है ना। तो यहाँ पे अब इसको भी याद रख लीजिए, कंपेशनेट अलाउंस जब इसको पढ़िएगा तो आप इसको रूल 41 भी याद कर लीजिए, है ना, कि रूल 41 के तहत हमको क्या मिलता है, हमको कंपेशनेट अलाउंस मिलता है। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन के बारे में हम लोग कहाँ पे देखे थे, तो रूल 50 में देखे थे। तो चाहे किसी को कंपेशनेट अलाउंस मिले, चाहे किसी को फैमिली पेंशन मिले, उसके साथ एक डियरनेस रिलीफ जो है वो जोड़ा जाता है। और ये डियरनेस रिलीफ कितना होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है टाइम टू टाइम पे। ठीक है, तो यही बात आपका चैप्टर 9 रूल नंबर 52 में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे आते हैं हम लोग चैप्टर 10 पे, जहाँ पे बताया गया डिटर्मिनेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुइटी। ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। ये चैप्टर नंबर 10 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमको देख लेना है ध्यान से। ठीक है, चैप्टर 10 यहाँ पे आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो रूल नंबर 53 से लेके रूल नंबर 70 तक यहाँ पे आपका मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, यहाँ पे आपका रूल नंबर 53 से लेके रूल नंबर 70 तक आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, अब पहला रूल जो यहाँ पे है 53, वो क्या बताता है, वो हमको बताता है प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन केसेस इन ऑनलाइन पेंशन सैंक्शनिंग, है ना। तो ऑनलाइन पेंशन, अभी हम लोगों को जो क्लेम केसेस वगैरह है वो सारा ऑनलाइन उसको प्रोसेस करना है, इसके बारे में यहाँ पे हमारा बताया गया। क्या बोला जा रहा है, हम लोग पहले भी देखे थे, द पेंशन केसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी प्रोसेस्ड थ्रू भविष्य। ये नाम याद रखिएगा, नहीं तो आपका भविष्य भी अंधकार हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विंडो के थ्रू हम लोग पेंशन केसेस को आपका प्रोसीड करते हैं, इसका नाम याद रखना है भविष्य। ठीक है,
तो भविष्य के थ्रू आपका किया गया, बोला जरा अनलेस इट इज एग्जेम्प्टेड बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर, अगर किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा किसी डिपार्टमेंट को, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बोला गया कि नहीं इसका केस में आपका भविष्य के थ्रू प्रोसेसिंग करने का आवश्यकता नहीं है, तो अलग मैटर है, अदरवाइज ये केसेस को भविष्य के थ्रू ही आपका प्रोसेस किया जाएगा। इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स और पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ भविष्य, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा कोई ऑफिस है जिसके लिए बोला गया भाई तुमको एग्जेम्पशन देते हैं क्योंकि कुछ इशू आ रहा था, है ना, तो बोला गया कि आप बिना भविष्य का भी आपका भविष्य को ठीक कर सकते हैं, तो बोला जा रहा है वहाँ पे द डिटेल्स और द डॉक्यूमेंट, वहाँ पे द डिटेल्स और द डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन ड्यू टू रिटायर शैल बी ट्रांसमिटेड इन फिजिकल मोड। तो अगर ऐसा कोई एक्सक्लूसिवली किसी के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है तो हम लोग उसको फिजिकल मोड में ट्रांसफर कर सकते हैं। In case or cases where particular action or activity cannot be performed under भविष्य, such action or activity shall be performed manually। अगर कभी ऐसा केसेस हुआ कि मान लीजिए पूरा पेंशन पेपर्स का तो हम लोग थ्रू भविष्य ही कर रहे थे, बस इन पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके वो संभव नहीं हो पा रहा है, तो बोला गया वहाँ पे उसको मैनुअली भी करना है, मतलब भविष्य काम नहीं कर रहा है बोल के आप उसको छोड़ दीजिएगा, करिएगा नहीं, वो नहीं चलेगा, उसको भी हमको करना है। ठीक है, तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल नंबर याद रख लीजिएगा भविष्य का। ठीक है, BHAVISHYA, तो भविष्य के लिए कहाँ पे बताया गया, रूल नंबर 53 में बताया गया, याद रहेगा भविष्य के लिए कहाँ पे बताया गया, रूल नंबर 53 में बताया गया, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सवाल में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। बोला कि प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यू फॉर रिटायरमेंट, ये भी खतरनाक इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सवाल पूछेगा, यहाँ से भी सवाल पूछेगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एवरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शैल हैव ए लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय 15th डे ऑफ एवरी मंथ of all government servants who are due to retire within the next 15th months of that day। हर महीने के 15 तारीख तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को क्या करना है, देखिए यहाँ पे बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये लिस्ट बनाना नहीं है, इसको बनवा लेना है ना, शैल हैव ए लिस्ट प्रिपेयर्ड, और कैसे बनवाएगा, तो डिफरेंट जो हेड ऑफ द ऑफिसेस है उनके मदद से ये लिस्ट बनाएगा। मान लीजिए इसके अंदर में ये सारा हेड ऑफ द ऑफिसेस है, अब इनको बोला इनको बोला इनको बोला कि भाई तुम्हारे अंडर में कितना सारा आदमी जो है रिटायर होने वाला है, तो उसका लिस्ट बना के भेजो, तो इन तीनों का लिस्ट जब हम कंपाइल कर दिए तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास एक लिस्ट बन गया कि अगला 15 महीने में कौन कौन रिटायर करने वाले हैं। तो ये दो डेट याद रखना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कब तक इसको बनवा लेना है, तो विद इन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, और कितने दिनों के लिए बोला गया, जो भी पर्सन आप उसके बाद का 15th मंथ में रिटायर होने वाला है उन लोगों के लिए ये लिस्ट जो है उसको बना लेना है। ठीक है, तो 15 तारीख के भीतर बनाना है, अगला 15 महीने के लिए बनाना है, 15 तारीख के भीतर अगला 15 महीने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ए कॉपी ऑफ सच लिस्ट shall be supplied to the account officer concerned before the last of every month। तो ये जो हम 15 तारीख को अब नेक्स्ट 15th मंथ के लिए लिस्ट बनाया, ये लिस्ट को हमको क्या करना है, सप्लाई करना है, किसको, अकाउंट ऑफिसर के पास, कब तक, उस महीने के लास्ट दिन के भीतर। ठीक है, तो आज हो गया हमारा 1 सितंबर, आज इस महीने का रिपोर्ट हमारा कब बनेगा बताइए, इस महीने का जो रिपोर्ट है वो कब का बनेगा, इस महीने का रिपोर्ट कब बनेगा, इस महीने का रिपोर्ट हमारा बनेगा 15 सितंबर में जाके बनेगा, है ना, और 15 सितंबर में हम कितने दिनों के लिए बनेंगे, नेक्स्ट 15th मंथ के लिए, है ना, तो सितंबर के बाद अब अक्टूबर से स्टार्ट करिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, तो आप अगर सितंबर में हम कर रहे हैं तो दिसंबर 2025 तक का हमारा अगला जो 15 महीना है उस 15 महीने का हमारा बन जाएगा, कौन कौन रिटायर करने वाला है, और हम उसको सबमिट करेंगे किसके पास, तो ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सबमिट करेगा
अकाउंट ऑफिसर के पास, अकाउंट ऑफिसर के पास भेजेगा। और अकाउंट ऑफिसर के पास कब तक भेजेगा, तो लास्ट ऑफ द मंथ, उस महीने के अंत के भीतर उनको ये भेजना रहेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। बोला जा रहा है इन केसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरिंग फॉर रीजन्स अदर देन द वे ऑफ सुपर एनुएशन। अब कभी कभी क्या होता है, खाली सुपर एनुएशन नहीं, दूसरे कारण से, मान लीजिए किसी का कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस हो गया, किसी ने VRS ले लिया, तो क्या हो जाएगा, बोला जा रहा है उन लोगों का एक लिस्ट बनाना रहता है हेड ऑफ द ऑफिस को, है ना। द हेड ऑफ द ऑफिस शैल इन्फॉर्म द अकाउंट ऑफिसर कंसर्न नॉट लेटर देन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर रिगार्डिंग द रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहाँ पे आपको इंतजार नहीं करना है कि 1 महीने के बाद भेजेंगे, 2 महीने के बाद भेजेंगे। किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिटायर कर गया, उसके विद इन 10 days, 10 दिन के भीतर आपको बनाना है और उसको आपको भेज देना है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल 55 जहाँ पे बताया गया इंटीमेशन टू द डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स रिगार्डिंग नो डिमांड सर्टिफिकेट। नो डिमांड सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, बेसिकली कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो आपका गवर्नमेंट का एकोमोडेशन को यूज़ कर रहा था, मतलब गवर्नमेंट के क्वार्टर में रहता था, तो गवर्नमेंट वहाँ से एक नो ड्यू सर्टिफिकेट आता है, नो डिमांड सर्टिफिकेट आता है, जो बताता है इनसे किसी भी प्रकार का रिकवरी नहीं होना है। मान लीजिए कि मैं एक क्वार्टर में रहता हूँ और वहाँ पे मेरा लाइसेंस भी काटा जाता है, किसी कारणवश मेरा लाइसेंस भी काटा नहीं गया, किसी कारणवश हो सकता है कि मेरा डबल लाइसेंस भी काटना था या फिर ट्रिपल लाइसेंस भी काटना था जो काटा नहीं गया, मेरा कोई मतलब मान लीजिए पैसा जो है वहाँ पे ड्यू है, तो ये कुछ ड्यू है या नहीं है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नो डिमांड सर्टिफिकेट। तो रूल नंबर भी याद रख लीजिएगा, नो डिमांड सर्टिफिकेट का रूल नंबर 55 में बताया गया नो डिमांड सर्टिफिकेट के बारे में। कौन इशू करता है, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब होता है जो जगह जमीन होता है, हम लोग उसको स्टेट बोलते हैं, है ना। तो बोला जा रहा है इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपेयरिंग the list of government servant due to be retired within the next 15 month। जब हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा अगला 15 महीने के भीतर कौन कौन सा गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होने वाला है उसका लिस्ट बन जाएगा, तो मेरा हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, तो बोला जा रहा है हेड ऑफ ऑफिस शैल ऑब्टेन फ्रॉम सच गवर्नमेंट सर्वेंट हु was or in occupation of a government accommodation the details and shall send these details to the directorate of states at least 1 year before the date of retirement। तो यहाँ पे लिस्ट बन गया 15 महीने से पहले, तो तुरंत हमारा हेड ऑफ ऑफिस ने क्या किया, जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट कभी ना कभी आपका वो रिटायर होने वाला है, सबको बोला कि तुम एक काम करो, तुम अपना डिटेल को फर्निश करो। किस डिटेल को, कि तुम कहाँ कहाँ पे रहे थे, है ना। शेल ऑब्टेन फ्रॉम सच गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑज और इन ऑक्यूपेशन ऑफ ए गवर्नमेंट एकोमोडेशन, जो कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट एकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया, कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट एकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया, तो उसका डिटेल्स उनसे ले लेगा और लेने के बाद ये भेजेगा डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट के पास। कितने दिन पहले, रिटायरमेंट के एटलीस्ट 1 साल पहले। क्यों, कि भैया तुम इनको नो डिमांड सर्टिफिकेट इशू करो, अगर कोई तुम्हारा कुछ क्लेम वगैरह पेंडिंग है कि नहीं तो बताओ, अगर कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है तो नो डिमांड सर्टिफिकेट इशू करो, है ना। और ये नो डिमांड सर्टिफिकेट जो है ये इशू कब तक हो जाना चाहिए, तो देखिए बोला गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोसीडिंग 8 months ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द एलओटी। तो यहाँ पे बोला जाएगा एलओटी का जब रिटायरमेंट होने वाला है उसका 8 महीना रिटायरमेंट से पहले, इसके पहले जितना सारा अलॉटमेंट था इसके लिए हमको नो डिमांड सर्टिफिकेट चाहिए, इसके बाद के लिए हमको डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट से नो डिमांड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ये 8 महीना पहले के पीरियड में अगर वो कहीं भी रहा है और वहाँ पे कोई अमाउंट ड्यू है तो उसके लिए नो डिमांड सर्टिफिकेट इशू करना रहेगा। तो यही बात आपका बताया गया है कि इमीडिएटली आफ्टर प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट who are due to be retired within the next 15 months, the head of office shall obtain from such government servant who was in occupation of a government accommodation the details and send the details to the directorate of state at least 1 year before the date of retirement
तो रिटायरमेंट के एटलीस्ट 1 साल पहले इसको भेजना रहता है। और ये नो डिमांड सर्टिफिकेट हम कितने दिन के लिए लेते हैं, तो रिटायरमेंट के 8 महीना पहले तक का जो पीरियड है उसी के लिए हम नो डिमांड सर्टिफिकेट लेते हैं। तो ये 2 चीज़ हमको याद रखना है, बाकी याद रखने का आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर 56, जहाँ पे बताया गया प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक ही खत्म करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या बताया गया, बोला जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स में एवरी हेड ऑफ द ऑफिस शैल अंडरटेक द प्रिपरेटरी वर्क फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन केसेस 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। तो इसका प्रोसेसिंग जो है हेड ऑफ ऑफिस को कब तक कर लेना है, तो बोला जा रहा है एवरी हेड ऑफ ऑफिस शैल अंडरटेक द प्रिपरेटरी वर्क फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन पेपर 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन के 1 साल पहले ही ये काम जो है उनको स्टार्ट कर देना है, सुपर एनुएशन के 1 साल पहले। और इसको जब आप देखिएगा तो इसको आपका 3 स्टेज में बांटा गया है, एक एक करके हम लोग उसको भी देखेंगे। तो 2 कंडीशन देखा गया, नंबर 1 सुपर एनुएशन के 1 साल पहले, नंबर 2 अगर कोई बंदा एलपीआर में जाता है, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में जाता है, तो अगर एलपीआर में जा रहा है तो तभी उसको स्टार्ट कर देना है, अदरवाइज 1 साल पहले उसको स्टार्ट कर देना है। इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाएगा तभी आपको शुरू कर देना है। मतलब एलपीआर में चला गया तो पेंशन पेपर बनाना शुरू कर दो, अगर एलपीआर में नहीं गया तो 1 साल बाकी है तो पेंशन पेपर बनाना शुरू कर दो। अब ये पेंशन पेपर बनाने के लिए कितना स्टेजेस है, तो टोटल यहाँ पे मेरा 3 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और आगे आएंगे हम लोग थर्ड स्टेज। तो यहाँ पे क्या क्या काम होता है, तो फर्स्ट स्टेज में बेसिकली बोला गया वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, यहाँ पे हमको सर्विस का वेरिफिकेशन करना है। फिर सेकेंड स्टेज क्या बताता है, बोला कि सर्विस बुक का वेरिफिकेशन आप करिए, यहाँ पे बोला गया सर्विस बुक का वेरिफिकेशन करिए। तो सर्विस बुक को कैसे वेरीफाई करना है, तो बोला जा रहा है हेड ऑफ ऑफिस while scrutinizing the certificate of verification of service shall also identifies that if there is any omission, imperfection or deficiencies which have direct bearing on the determination of emoluments और क्वालिफाइंग सर्विस। फंडा कुछ नहीं है, फंडा क्या है, उसका सर्विस बुक को चेक करेगा और चेक करके देखेगा कोई चीज़ वो ओमिट हो गया कि नहीं, कोई इम्परफेक्शन कुछ आपका है कि नहीं, ऐसा कि मान लीजिए कोई ऐसा कंडक्ट है, जैसे कोई सस्पेंशन हुआ, तो कभी कोई बंदा सस्पेंशन में गया था और सस्पेंशन के बाद मान लीजिए किसी कारणवश या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में था, तो वो पीरियड जो है उसका सर्विस के भीतर आना नहीं चाहिए, है ना, तो क्वालिफाइंग सर्विस के भीतर आना नहीं चाहिए। तो सम ओमिशन वॉज देयर विच हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ एमोलुमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग पेंशन, है ना। तो ये आपका सर्विस पीरियड का क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए या फिर एमोलुमेंट डिटरमाइन करने के लिए अगर कोई ऐसा घटना है तो सर्विस बुक से हमको चेक करना रहता है। वही बात आपका यहाँ पे बताया गया, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एमोलुमेंट एंड एवरेज एमोलुमेंट, ये सही से उसको देखना है। द हेड ऑफ ऑफिस shall verify the service book, the correctness of the emolument drawn and to be drawn during the last 10 month of service। तो पहले हम लोग क्या देखा, पहले हम लोग बेसिकली देखा कि कोई ऐसा घटना हुआ है कि नहीं जो उसका क्वालिफाइंग सर्विस को घटा सकता है ना, उसके ऊपर इफेक्ट है। पहला केस हमको क्या देखना है कि कोई ऐसा घटना हुआ है या नहीं, ऐसा कोई मैटर है या नहीं। मान लीजिए कभी क्या हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है गलत दिखाया गया या फिर कुछ और पीरियड जो है गलत दिखाया गया, कोई मान लीजिए रीइंस्टेटमेंट हुआ था, कुछ केसेस था वहाँ पे डेट ऑफ एंट्री गलत हुआ है। तो ये सारा चीज़ हमको देखना है। बोला जा रहा है क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर अगर कोई डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है तो वो हमको देखना है। दूसरा हमको क्या देखना है कि एमोलुमेंट्स जो है पूरा सर्विस बुक में एमोलुमेंट्स को सही से लिया गया है या नहीं, है ना। मान लीजिए जो इंक्रीमेंट वगैरह है वो दिया गया है कि नहीं, कभी ऐसा तो नहीं है कि एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट दे दिया गया, है ना, पहले ही इंक्रीमेंट दे दिया गया, तो पे फिक्सेशन सही से हुआ है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ जो है हमको देखना रहेगा। फिर बोला जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एमोलुमेंट्स एंड एवरेज एमोलुमेंट्स द हेड ऑफ ऑफिस शैल वेरीफाई फ्रॉम द सर्विस बुक द करेक्टनेस ऑफ एमोलुमेंट्स ड्रॉन और टू बी ड्रॉन। तो ये भी 2 चीज़ हम लोग देखा, एक देखा क्वालिफाइंग सर्विस, दूसरा देखा एमोलुमेंट।
है ना। तो ये दो चीज़ हमको मेनली देखना रहेगा, क्वालिफाइंग सर्विस जो है और एमोलूमेंट जो है सही से रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं, और एवरेज एमोलूमेंट। देखिए हम तो ये काम एडवांस कर रहे हैं ना, एक साल बाद रिटायर करेगा, पहले से कर रहे हैं, तो अगला एक साल में कितना उनको एमोलूमेंट्स मिलना चाहिए ये भी पहले से कैलकुलेट कर लेना होता है। तो ये एवरेज एमोलूमेंट्स वगैरह सही से कैलकुलेट किया गया है नहीं, तो वो भी आपका स्टेज 2 का ही पार्ट आता है, वो भी हमको यहीं पे देख लेना रहता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज में। क्या बोला गया, एज सुन एज द सेकेंड स्टेज इज कंप्लीटेड बट नॉट लेटर देन 8 months प्रायर टू द रिटायरमेंट द। यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेज का स्टार्ट कहाँ से हो गया, तो बोला गया जो रिटायरमेंट का डेट है एटलीस्ट उसके 8 महीना पहले से ही आपका थर्ड स्टेज जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो है हमको विद इन 4 मंथ ख़त्म कर देना है, क्योंकि एक साल का टोटल टाइम ले रहे थे, तो विद इन 4 मंथ हम फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड स्टेज में कब आएंगे, जो एटलीस्ट हमारा 8 महीना जब बचा हुआ रहेगा तब जाके हम थर्ड स्टेज में आएंगे। ऑडियो क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिए। चलिए अब थर्ड स्टेज में क्या क्या बताया जा रहा है, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, फर्निश द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट ए सर्टिफिकेट regarding the length of qualifying service proposed to be admitted for the purpose of pension and gratuity, and also the emolument and average emolument proposed for to be reckoned for the retirement or retirement gratuity and pension। तो हम लोग स्टेज 2 में क्या देखे थे, स्टेज 2 में हम लोग दो तीन चीज़ देखे। नंबर 1 हमको क्वालिफाइंग सर्विस कितना हो रहा है ना, नंबर 1 हमने क्या देखा, क्वालिफाइंग सर्विस। फिर हमने क्या देखा, एमोलूमेंट कितना है ना। फिर हमने क्या देखा, एवरेज एमोलूमेंट कितना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हमने क्या किया, हमने सेकेंड स्टेज में कैलकुलेट किया विद इन 4 मंथ। अब ये कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा हुआ क्वालिफाइंग सर्विस एमोलूमेंट और एवरेज एमोलूमेंट, उसका डिटेल्स हमको शेयर करना रहता है किसके साथ, उसका डिटेल्स हमको शेयर करना रहता है उस रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ, कि देखो मेरे कैलकुलेशन में क्वालिफाइंग सर्विस ये हो रहा है, एमोलूमेंट एवरेज एमोलूमेंट ये हो रहा है, अब तुम बताओ कि तुम हमसे सहमत हो या नहीं। अगर सहमत नहीं है तो उनको नॉन एक्सेप्टेंस का रीजन बताना है। तो बोला कि डायरेक्ट द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट टू फर्निश टू द हेड ऑफ ऑफिस द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, किस कारण से वो मेरा इस कैलकुलेशन से सहमत नहीं है, उनको ये बात बताना है। सपोर्टेड बाय रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी मतलब उनको लगता है कि नहीं इस जगह पे हम इनसे सहमत नहीं है, मेरा एज ऑफ एंट्री जो है गलत लिखा गया था, तो भाई चार्ज रिपोर्ट भर के भेजो, तुम्हारा चार्ज रिपोर्ट भेजो हमको, है ना। तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है उनको इसके साथ सपोर्ट करना है। और कितने दिन के भीतर भेजना है, तो बोला गया विद इन 2 मंथ्स, इसको 2 महीने के भीतर जब उनके साथ हमने कम्युनिकेट किया इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम ही हैज़ टू फर्निश हिज रिप्रेजेंटेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, है ना। अगर वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उनको 2 महीने के भीतर ये बात बताना है। अब द एडवाइस ऑफ रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट टू सबमिट इन फॉर्म 4 and 6 along with an undertaking to the bank in format 9 a common nomination form for arrears of pension and commuted value of pension in form a appendant वगैरह जो भी है ये हम लोग देख लेते हैं नॉट लेटर देन। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो पहला क्या हुआ, अगर वो सहमत नहीं है तो उसको बताना है 2 महीने के भीतर, ठीक है। तुम बताओगे हम उस काम को प्रोसेस करेंगे, बट साथ ही साथ पेंशन का दूसरा काम जो है उसको लेके भी हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट सर्वेंट को एडवाइस करेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट को हम एडवाइस करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे कि तुम एक काम करो, बाकी काम को हम लोग आके लेके कंटिन्यू करते हैं, बाद में ये तो देखते रहेंगे। तो उसके साथ क्या क्या तुमको देना है, तो पहले देना है फॉर्म 4, पहले क्या देना है, फॉर्म 4। अब फॉर्म 4 क्या होता है, किसी को अगर याद है तो फॉर्म 4 हमको बताता है डिटेल्स ऑफ फैमिली, है ना। फॉर्म 4 क्या बताता है, फॉर्म 4 हमको बताता है डिटेल्स ऑफ फैमिली। फिर आता है फॉर्म 6, फॉर्म 6 हमको बताता है क्या, तो ये बताता है पार्टिकुलर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर होने वाला है या जो रिटायर्ड है, उस गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पार्टिकुलर्स है ना, उस पार्टिकुलर्स कहाँ पे रहता है, फॉर्म 6 में रहता है। तो उनको फॉर्म 4 भी सबमिट करना रहेगा, फॉर्म 6 भी सबमिट करना रहेगा। साथ ही साथ उनको एक अंडरटेकिंग देना होता है,
एक अंडरटेकिंग देना होता है बैंक के लिए। कौन सा फॉर्म में रहता है? तो वो रहता है फॉर्मेट 9 पे, वो रहता है फॉर्मेट 9 पे। तो एक हो गया फॉर्म 4, एक हो गया फॉर्म 6, एक हो गया बैंक अंडरटेकिंग इन फॉर्मेट 9। फिर हो गया कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म फॉर एरियर्स ऑफ पेंशन एंड कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इन फॉर्म ए, है ना। एक कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म उसको भरना रहता है ताकि जो पेंशन या फिर कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, अगर इनकेस उनका डेथ हो जाता है तो कैसे पे किया जाएगा। तो बोला जा रहा है फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, उसके लिए एक फॉर्म ए उनको भरना रहता है। और ये फॉर्म ए किसका है? तो बोला जा रहा है पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल 1983, इसका फॉर्म ए है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ये आपका पेंशन रूल का फॉर्म ये नहीं है, ये आपका पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल 1983 का फॉर्म ए उसको भरना रहता है। साथ ही साथ और क्या देना रहता है? तो बोला जा रहा है एक ऑप्शन फॉर्म देना रहता है कि उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एफएमए चाहिए या फिर वो ओपीडी का फैसिलिटी लेना चाहता है, इसके लिए उनको एक आपका फॉर्म भरना रहता है ना। बट ये जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और ओपीडी का फैसिलिटी जो है, इसके लिए उनको जो रिप्रेजेंटेशन देना है, तो बोला गया नॉट लेटर देन 6 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। ये सारा चीज़ जब हमको भरना है तो कितने दिन के भीतर भरना है? तो बोला गया नॉट लेटर देन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट से एटलीस्ट 6 महीना पहले ये सारा चीज़ हमको भर देना रहेगा। तो क्या क्या हमको भरना पड़ा? तो पहले हमको भरना पड़ा फॉर्म 4, फिर हमने क्या भरा? फॉर्म 6, फिर हमने क्या भरा? फॉर्म ए, फिर हमने क्या भरा? एफएमए का फॉर्म, है ना। तो ये हमको कब तक भर देना है? तो रिटायरमेंट के 6 मंथ, ठीक है, रिटायरमेंट के एटलीस्ट 6 महीना पहले तक हमको ये सारा चीज़ भर देना है। ठीक है, फॉर्मेट 9 जो है वो अंडरटेकिंग फॉर्म है देवेंद्र जी। हाँ, तो आपको क्या फॉर्म 4 जो है वो क्या हम लोग देखें? फॉर्म 4 क्या था बताइए? फॉर्म 4 क्या था? फटाफट से एक बार बताइए। फॉर्म 4 में हम लोग क्या देखें? डिटेल्स ऑफ फैमिली था, बिल्कुल फॉर्म 4 था डिटेल्स ऑफ फैमिली। फॉर्म 6 में हम लोग क्या देखें? फॉर्म 6 में पार्टिकुलर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। फॉर्म 6 में हम लोग क्या, और ये सारा फॉर्म जो है ना, आपको सारा फॉर्म जो पेंशन रूल है, पेंशन रूल का जो ओरिजिनल पीपीटी है, पीडीएफ है, इसी के भीतर आपको सारा फॉर्म मिल जाएगा। देखिए हम लास्ट में एक बार आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका है फॉर्म 1, ठीक है, ये आपका है फॉर्म 1। फिर यहाँ पे चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं फॉर्म 4 जो है कहाँ गया। फॉर्म 6 में आ गए, ये है फॉर्म 2, फॉर्म 3, ये है फॉर्म 4। तो देखिए फॉर्म 4 क्या बता रहा है? फॉर्म 4 आपका बता रहा है डिटेल्स ऑफ फैमिली। ठीक है, इसी तरीके से हम आ जाएंगे फॉर्म डिटेल्स ऑफ फैमिली में ये सारा चीज़ रहेगा। फॉर्म 5, और ये आता है आपका फॉर्म, अच्छा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करना रहता है, ये आ गया आपका फॉर्म 6। फॉर्म 6 में क्या रहता है? पार्टिकुलर्स टू बी ऑब्टेन्ड बाय हेड ऑफ द ऑफिस फ्रॉम द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके भीतर क्या रहता है? पार्टिकुलर्स ऑफ रिटायर्ड और रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या क्या है इसमें? उनका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, उनका डिजिग्नेशन क्या था, कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, नेशनलिटी, है ना, हाउस का जो आपका एड्रेस है उसका, बैंक का जो पार्टिकुलर्स है जहाँ पे वो पेंशन लेना चाहता है ना, डिटेल्स ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली, यहाँ पे भी थोड़ा इसको बताया गया है, डिटेल्स ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड फॉर रिटर्निंग, तो ये भी आपका बताया गया। कितना परसेंटेज को वो कम्यूट करना चाहता है ना, उसको भी यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये सारा चीज़ जो है आपका कहाँ पे दिया गया है? फॉर्म 6 में आपका दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आपका देखें, एक आपका बताया गया था फॉर्मेट 9, एक बताया गया था फॉर्मेट 9, है ना। तो फॉर्मेट 9 चलिए एक बार हम लोग देख लेते। फॉर्मेट 8, फॉर्मेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए ये है आपका फॉर्मेट 9। ठीक है, जहाँ पे उनको क्या लिखना रहता है कि टू द बैंक ब्रांच मैनेजर
कौन सा उसका एड्रेस है, पेमेंट ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो ये फॉर्म जो है मतलब कहाँ से वो लेना चाहता है उसका डिटेल्स उसको देना रहता है, 2 विटनेस देना पड़ा, तो ये सारा चीज़ जो है उनको भरना रहता है, ये भी उनको देना रहता है। तो ये हम लोग देख लिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब क्या बताया गया, बोला कि वेयर द हेड ऑफ ऑफिस इज सेटिस्फाइड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट इन ए पोजीशन टू सबमिट द फॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ एनी बॉडीली और मेंटल इन्फर्मिटी, he may allow the spouse of the government servant, or in absence of spouse he may allow the member of family, है ना। तो उनको ये फॉर्म भरने के लिए वो सबमिट, ये आपका ऑथोराइज कर सकते हैं कि आप फॉर्म 4 फॉर्म 6 जो है आप ही लोग भर दो। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो आपका मेंटल और फिजिकली इल है, वो आपका फॉर्म भर नहीं पा रहा है, तो हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, फैमिली मेंबर्स जो है आपका स्पाउस को पहला मौका देगा, स्पाउस अगर नहीं है तो वहाँ पे आपका फैमिली जो मेंबर्स जो एलिजिबल है उनको ये मौका देगा। वेयर द सेड, अब ये वाला बात देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोला जाए वेयर द सेड फॉर्म्स आर सबमिटेड बाय द स्पाउस और एनी अदर मेंबर ऑफ फैमिली, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर बेनिफिट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ पेंशन। तो अगर उसके फैमिली मेंबर्स कोई भर रहा है फॉर्म 4 और फॉर्म 6, तो यहाँ पे उसको कम्यूट करने का परमिशन नहीं मिलेगा, कम्यूटेशन का परमिशन उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रखें। एक बात बताइए, आज हम लोग यहाँ तक रखें। देखिए पहला मौका सॉन को ही मिलेगा, प्रताप जी गवर्नमेंट सर्वेंट लिविंग माइनर सॉन डिजेबल ब्रदर वाइफ एक्सपायर्ड हु विल बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। देखिए पहला मौका आपको, आप क्या देखे थे हम लोग जब यहाँ इसको देख रहे थे, तो क्या बताया गया था कि इस ऑर्डर में जाएगा, है ना। कहाँ पे था, फैमिली 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 फैमिली, हाँ ये ऑर्डर है। पहला प्रायोरिटी किसको रहेगा, विडो को रहेगा, फिर विडो अगर नहीं है चिल्ड्रन को जाएगा, चिल्ड्रन को नहीं है तो डिपेंडेंट पेरेंट के पास जाएगा, फिर जाके आपका सिबलिंग के पास जाएगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर में रहेगा, इसलिए कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है प्रताप जी। सॉन और डॉटर के लिए क्या बोला गया था शुभेंदु जी, सॉन और डॉटर के लिए हम देखेंगे सीनियरिटी बेसिस पे, जो पहले, जो सबसे एज जिसका ज़्यादा है पहले पेंशन उसको मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी का 2 बच्चा है, ठीक है, किसी का मान लीजिए 2 बच्चा है, एक का एज है 18 साल, कहाँ गया, 18 ईयर्स, एक का मान लीजिए एज है आपका 21 ईयर्स। ठीक है, अब बताइए इस टाइम पे डेथ हो गया, तो पहला हम फैमिली पेंशन किसको देंगे, 18 साल वाला को या 21 साल वाला को। अगर किसी का एज, एक का है 18, एक का हो गया 21, ये हम किसको देंगे, हम दो ही दिए हैं, 22 का ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपका 21 ईयर्स वाला जो बच्चा है पहले इसको फैमिली पेंशन मिलना शुरू होगा। अब कितने दिन तक मिलेगा, तो ये आपका 4 साल तक मिलेगा। मान लीजिए ये लड़का है, हम मान लेते हैं कि ये लड़का है, तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसका एज 25 साल हो जाएगा, मतलब ख़त्म। या फिर मान लीजिए वो 22 के एज में जाके शादी कर लिया, तो इसका ख़त्म हो जाएगा। जब इसका पेंशन मिलना ख़त्म हो जाएगा तो इसका टर्न स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद इसका टर्न आएगा। क्लियर है, जब उसका ख़त्म हो जाएगा तब जाके इसका टर्न आएगा। ठीक है, तो यही बात आपका बताया गया है। इफ डॉटर इज अनमेरिड एंड सॉन, if daughter is unmarried and a government servant then eligible for, डॉटर अगर अनमेरिड है तो एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, चाहे वो 50 साल तक अनमेरिड रहे, डॉटर के केस में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हम लोग क्या देखें, डॉटर के केस में कोई एज रिस्ट्रिक्शन था, चिल्ड्रन के केस में था, डॉटर के केस में क्या बोला गया। अब देखिए दोनों चीज़ है, अनमेरिड रहना है साथ में जॉब नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कोई अनमेरिड है और उसको जॉब नहीं कर रही है तो 50 या 70 साल, मतलब जितना दिन तक वो रहे फैमिली पेंशन मिल सकता है, कोई इशू नहीं है ना। इफ डॉटर इज अनमेरिड और उस जगह पे उसको कोई अर्निंग भी नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है, तो वहाँ पे उसको मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है।
ठीक है। वर्किंग अगर है तो नहीं मिलेगा, अगर वर्किंग है तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि उसका आप कंडीशन क्या देखे थे, इन केस ए डॉटर, इन डॉटर को कब मिलता है, तो बोला जा रहा है डॉटर को कब मिलेगा, इफ द डॉटर इज अनमेरिड, विडोड, डिवोर्स्ड एंड नॉट अर्निंग हर लाइवलीहुड, अगर वो अपना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर रही है तभी जाके फैमिली पेंशन मिलेगा, अगर वो अपना लाइवलीहुड खुद अर्न कर रही है तो फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो सिबलिंग हो, अगर अर्निंग है तो कहीं पे नहीं मिलेगा। अर्निंग किसको मिल सकता है, तो हम लोग देखिए स्पाउस के केस में अर्निंग का कंडीशन नहीं था तो स्पाउस को मिल सकता है, ठीक है अपर्णा जी। चलिए, तो आज हम लोग अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, उसके बाद आज रात का क्लास और नहीं होगा, आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, रिवाइज करने के लिए बहुत ये है। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या क्या दिए थे एक बार हमको बताइए। आज का टॉपिक था आपका सीसीएस कंडक्ट रूल था, आरटीआई था और आईटी एक्ट था। तो तीनों आपका बड़ा बड़ा टॉपिक है मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, पढ़ने लायक ही है, तो उस तीनों को पढ़ना है। और साथ में अगर आपका कल का कुछ छूटा हुआ है जीएफआर में या फिर पीएमएलए में तो उसको दोबारा पढ़ लेना है, ठीक है। आज यही टॉपिक रखिए, बाकी सारा चीज़ भूल जाइए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू आप सबको। अच्छा, टेस्ट कल होगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, कल का टॉपिक मैं आज रात को बता दूंगा। आज अगर मैं इन्फॉर्म नहीं किया ना कल के टॉपिक के बारे में तो आप लोग हमको एक रिमाइंडर दे दीजिएगा व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैसेज कर दीजिएगा कि कल का टॉपिक क्या रहेगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए।